गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 121 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 संबद्ध यानी कि बिक्रमी का एक्ट और 1939 एडी का एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बंदोबस्त के दौरान अगर किसी भी गांव का जब सेटलमेंट होता है, जब बंदोबस्त होता है, तो उसमें अगर कहीं कोई टाइटल में डिस्प्यूट आ जाता है, मानो दो आदमी हैं, एक कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है ये ज़मीन मेरी है, मेरे मालिकाना हक है इसके ऊपर, जहाँ कोई पोजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में जो प्रोसीजर होता है कि प्रॉपर प्रोसीजर म्यूटेशन टेस्ट करने का ड्यूरिंग किसके सेटलमेंट के दौरान, सेटलमेंट ऑपरेशन जो होता है बंदोबस्त के दौरान, किस तरीके से म्यूटेशन टेस्ट होगी, किस तरीके से इंतकाल होगा, जहाँ अगर बीच में मालिकों के बीच में डिस्प्यूट है, हो गया कोई मालिकाना का हक को लेके, उस केस में किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, म्यूटेशन कैसे टेस्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। ये वीडियो रहेगा सेक्शन 121 लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 121। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसी गांव का सेटलमेंट होता है, जब भी किसी गांव का क्या होता है सेटलमेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि सेटलमेंट के बाद तैयार होती है क्या मिसल कीत, क्या तैयार होती है मिसल अकीद, यानी कि सेटलमेंट होता है तो उसके बाद क्या तैयार होती है मिसल कीत। इस दौरान अगर कोई मिसल कीत तैयार होने के दौरान जब भी किसी गांव का सेटलमेंट जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होता है, सेटलमेंट के दौरान रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको हम क्या कहते हैं मिसल कीत कहते हैं। ठीक है, तो मिसल कीत के बनने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है सेटलमेंट कहा जाता है। इसके दौरान क्या हो, अगर कहीं कोई डिस्प्यूट आ जाए मालिकों के बीच में, एक मालिक कहता है कि ये मेरा राइट है, दूसरा कहता है मेरा राइट है, तो उस जो डिस्प्यूट है उसको निपटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो है सेक्शन 121 121। डिस्प्यूट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हो सकता है कि बायर को कब्जा नहीं मिला, हो सकता है किसी आदमी ने ज़मीन खरीदी और उसको कब्जा नहीं मिला हो। ठीक है, किसी आदमी ने ज़मीन खरीदी हो और उसको कब्जा ना मिला हो, ये भी डिस्प्यूट हो सकता है। कब्जा एरिया मिसमैच हो, मतलब उसने ज़मीन खरीदी और जितना उसको एरिया मिला, हो सकता है कब्जा उसके पास कम हो ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ फिर कई बार क्या होता है, कई बार जवानी लोगों ने क्या किया, आपस में चीज़ें बदली होती हैं, चेंज की होती हैं, उस केस में हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ फिर खसरा नंबर मिसमैच हो गया, उसने खरीदी एक खसरा में थी और दूसरे खसरा में उसको क्या हो गया, खसरा नंबर मिसमैच हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, खसरा नंबर कोई खरीदा, बाद में हो सकता है उसका पोजेशन किसी दूसरा खसरा में हो, ये चीज़ हो सकती है। जहाँ फिर मल्टीपल बायर है तो कब्जा एक के पास हो गया, यानी कि हो सकता है खरीदने वाले ज़्यादा हो और पोजेशन एक आदमी के पास रह गया हुआ हो। मल्टीपल बायर्स पोजेशन ऑफ सिंगल पर्सन, हो सकता है खरीदी दो आदमियों ने हो, दो ने या तीन ने खरीदी हो और पोजेशन किसके पास है एक आदमी के पास, वो भी केस हो सकता है, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट कुछ अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं डिस्प्यूट हो सकते हैं। कहीं खसरा में मिसमैच है, कहीं एरिया में मिसमैच है, कई बार हो सकता है खरीदने वाले दो हों तो कब्जा एक के पास हो, है ना, जहाँ किसी ने खरीदा हो कब्जा फिर मालिक के पास ही रह गया हो, जहाँ कई बार जुबानी लोग आपस में देन लेन कर लेते हैं, ज़मीन को कर लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से वो मालिक के पास ही हो। इन सब सिचुएशंस में जब भी डिस्प्यूट राइज होगा तो वो जो डिस्प्यूट है, जो वो ये जो डिस्प्यूट राइज होगा, इस किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वो डील करती है सेक्शन 21 जो है 121 लैंड रेवेन्यू एक्ट की। अब इसमें क्या है कि
अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस केस उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर फैसला कौन करेगा डिस्प्यूट के ऊपर, कि किसके पास एप्लीकेशन जाएगी, जहाँ कौन इसको देखेगा ड्यूरिंग सेटलमेंट, कौन इसको देखेगा। दो कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन अगर हम बात करें 2002 से पहले की बात करें तो, किसकी बात करें, 2002 से पहले की बात करें, ठीक। जो ऑफिसर जो है जो इसको 121 को लागू करेगा या डील करेगा, वो 2002 से पहले असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जो थे, वो क्या करते थे कि जो डिस्प्यूट राइज हुआ उसका समरी डिसीजन लेते थे। पहला डिसीजन कह सकते हो, जब शॉर्ट टाइम में डिसीजन, क्योंकि कोर्ट में जैसे क्या होता है, कोर्ट में लंबा प्रोसीजर चलता है, ऐसा नहीं था। सेटलमेंट के दौरान असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जो होंगे, यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जो है ये तहसीलदार, मिनिमम तहसीलदार के लेवल का ऑफिसर होता है, उसके ऊपर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास कौन हो सकता है, तहसील लोएस्ट लेवल तहसीलदार का है, ठीक। उसके बाद एसीआर भी हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, ठीक। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जो है ये समरी डिसीजन करेंगे, पहला फैसला लेंगे। हो सकता है पार्टी ए और पार्टी दो पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों कह रही है कि ए कह रहा है कि मेरा राइट बनता है और बी कह रहा है मेरा राइट बनता है। तो क्या करेंगे असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं ये क्या करेंगे, ये मैं बात करूँ 2002 से पहले की, तो ये पहले जो पहला स्टेप था असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के पास जाएंगी, जहाँ वो इसके ऊपर फैसला लेंगे, ठीक है। और उनके फैसले की जो अपील है वो किसके पास जा सकती थी, कलेक्टर के पास। और कलेक्टर की जो फर्स्ट आगे जो नेक्स्ट अपील है वो डिविकाम के पास है, डिविजनल कमिश्नर के पास जा सकती थी। बट आफ्टर 2002 में ये जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास है इस वर्ड को रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर दिया गया कलेक्टर फर्स्ट क्लास, यानी कि अब जो है समरी डिसीजन जो है 2002 के बाद वो किसके पास जाती है, पावर किसके पास है, कलेक्टर के पास, ठीक। किसके पास, सिंपल कलेक्टर के पास, कलेक्टर फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है। तो कलेक्टर के पास यानी कि डिप्टी कमिश्नर के पास, तो डिप्टी कमिश्नर के पास जो पावर है, जहाँ कुछ केसेस में हो सकता है कोई और ऑफिसर को अपॉइंट किया गया हो, लेकिन कलेक्टर के पास पावर है किसकी, समरी डिसीजन सुनने की। अब ये इसके समरी जो इन्होंने अगर कोई फैसला दिया तो इसकी जो वो है अपील जाएगी, वो जाएगी डिविजनल कमिश्नर के पास। पहले प्रोसीजर ये था 2002 से पहले असिस्टेंट कलेक्टर के पास, ये फैसला करेंगे, इनकी अपील कलेक्टर के पास, कलेक्टर के फैसले की अपील डिविकाम के पास। अब ऐसा नहीं है, अब समरी डिवीजन जो है, समरी डिसीजन जो है वो सीधा लेंगे कौन, कलेक्टर फर्स्ट क्लास, और अपील किसके पास जाएगी, डिविजनल कमिश्नर के पास, ठीक है। जो यहाँ पे अब हम बात इसी के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि हम 2002 के बाद की बात कर रहे हैं, तो अगर 2002 का कोई इशू होगा तो उस केस में ये पावर्स थी, इनके पास पावर थी, लेकिन अभी पावर किनके पास है, कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर के पास जो कलेक्टर ने समरी रिवीजन डिसीजन देना है, या समरी डिसीजन क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो समरी डिसीजन क्या होता है, समरी डिसीजन जो है ये देख पा रहे होंगे कि समरी डिसीजन क्या होता है। जब सेटलमेंट के दौरान मिसलकीत बनती है, जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, ठीक है, मिसलकीत बनती है जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, उसके दौरान अगर टाइटल में कोई विवाद आ जाए, ऑनरशिप में कोई विवाद या डिस्प्यूट आ जाए, तो उस केस में कौन जो है समरी डिसीजन करते हैं, समरी तरीके से, मतलब शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़े टाइम में कोई फैसला किया जाता है, फर्स्ट डिसीजन लिया जाता है, वो लिया जाता है कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। इसमें समरी का मतलब है कि जल्दी फैसला लेना, फास्ट डिसीजन लेना। इसमें डिटेल ट्रायल कोड की तरह, सिविल कोड की तरह डिटेल ट्रायल नहीं होगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। लिमिटेड एविडेंस और डॉक्यूमेंट के को देख करके क्या करना पड़ेगा, उनको जल्दी से एक फैसला देना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्टर क्या करते हैं, दोनों पार्टी की बेसिक सुनवाई करते हैं, दोनों पार्टीज़ के पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जमाबंदी, म्यूटेशन और उनका कब्जा देखा जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद शॉर्ट टर्म में इसको इसीलिए समरी डिसीजन कहा जाता है। समरी मतलब शॉर्ट टर्म में, समरी थोड़े टाइम में, जल्दी, और डिसीजन का मतलब फैसला, एक ऐसा फैसला जो जल्दी से लिया जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए।
क्योंकि सेटलमेंट, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो समरी डिसीजन का मतलब है कि जल्दी फैसला करना, जल्द फैसला करना, डिटेल ट्राई नहीं होना चाहिए जैसे सिविल कोर्ट में होता है। तो लिमिटेड एविडेंस डॉक्यूमेंट देख करके फैसला देना। इसमें कलेक्टर क्या करते हैं, दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, जैसे वो दोनों पार्टीज़ को बुला के उनके डॉक्यूमेंट देख के, डॉक्यूमेंट में जमाबंदी हो सकती है पुरानी, म्यूटेशन, या उनका कब्जा दे करके एक टेम्परेरी फैसला देते हैं। ये कौन देता है? ये देता है कलेक्टर 2002 के बाद। अगर कंडीशन 2002 से पहले की है, इन दैट केस असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास। ठीक, अब ये जो फैसला हो गया, ये फैसला टेम्पररी होता है, लेकिन दोनों पार्टीज़ को क्या करना होता है, दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होती है तब, जब तक कि वो दोनों पार्टी, मान लो ये पार्टी ए है, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, तो हो सकता है फेवर किसके फेवर में हो गया, पार्टी ए के फेवर में क्या दे दिया, फैसला दे दिया किसने, कलेक्टर साहब ने। ठीक, कलेक्टर साहब ने किसके फेवर में फैसला दे दिया, पार्टी ए के फेवर में। अब ये पार्टी बी जो है, ये जो पार्टी बी है, हो सकता है ये कलेक्टर के फैसले को मान ले, उसके ऊपर अपील ना ले। अगर ये अपील नहीं लेते हैं तो कलेक्टर का फैसला ही फाइनल हो सकता है। और अगर ये अपील लेके किसके पास जाते हैं, इनके फैसले की, कलेक्टर के फैसले की अपील होगी डिपकाम के पास। ठीक, डिविजनल कमिश्नर के पास फैसले की अपील होगी। और हो सकता है कि डिविजनल कमिश्नर भी जो फैसला किसके फेवर में ही दें, ए के फेवर में ही दें, तो वो ऑर्डर वही रहेगा। हो सकता है किसके फेवर में हो, बी के फेवर में। ठीक, तो वो फिर बी के फेवर में हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ फैसला ए के फेवर में हुआ, जहाँ बी के फेवर में हुआ, ये चले जाते हैं कहाँ पे, सिविल कोर्ट में। कहाँ चले जाते हैं, सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में जब ये इनका डिसीजन होगा, अब वो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिसीजन होता है, किसको फैसला, किसके फेवर में फैसला होता है। तो मान लो ये पार्टी चली जाती है किसमें, कोर्ट में। जब ये पार्टी अगर कोर्ट में चली जाती है तो फाइनल फैसला जो है वो कोर्ट का ही माना जाएगा, और डिपेंड करता है वो किसके फेवर में हुआ। मान लो जैसे पहले मैंने बताया, मालिक एक आदमी एक है, ए है और बी है, दोनों ज़मीन के मालिक होने का दावा करते हैं। ठीक, कलेक्टर जो थे, जैसे पहले मैंने बताया, कलेक्टर जो थे उन्होंने फैसला दिया किसके पक्ष में, ए के पक्ष में फैसला दिया, जिसको समरी बेसिस कहा जाता है। ठीक, अब ये जो फैसला था समरी बेसिस वाला, ये फैसला जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये फैसला जो होता है दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग जरूर होता है, लेकिन ये फैसला टेम्पररी होता है, ये फैसला फाइनल नहीं होता है। इसका फैसला, कलेक्टर का फैसला जो है वो फाइनल नहीं होता है। तो अगर ये पार्टीज कहाँ चली गई, कोई पार्टी उसमें से उठ के कहाँ चली गई, सिविल कोर्ट में चली गई, और सिविल कोर्ट ने क्या किया, सिविल कोर्ट ने बी के फेवर में फैसला दे दिया। किसके, बी क्या हुआ, बी कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, सिविल कोर्ट में। कोर्ट ने बी को सही माना और फाइनल किसको, किसका फैसला दे दिया, बी के फेवर में क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि ए सही नहीं था, कलेक्टर का फैसला हालांकि ए के फेवर में था, तो कोर्ट ने किसके फेवर में दे दिया, बी के फेवर में दे दिया। अब जो है फाइनल फैसला जो होगा, फाइनल जो माना जाएगा, राइट, वो माना जाएगा किसका, बी का। यानी कि कोर्ट का फैसला जो है यहाँ पे क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा सेक्शन 121 में। अगर मोटी हम इस बात को समझे कि सेक्शन 121 में फाइनल फैसला किसका होता है, फाइनल ऑर्डर किसका होता है, फाइनल डिसीजन किसका होता है, फाइनल पावर किसके पास है, तो वो है सिविल कोर्ट के पास। ठीक है, सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, कलेक्टर का फैसला जो होगा वो टेम्परेरी होगा। ठीक, अब अगर मानो बी के फेवर में क्या हो गया, क्या हो गया, बी के फेवर में क्या हो गया, ये फैसला हो गया, तो बी के नाम क्या होगा, म्यूटेशन होगा। इसके तहत सेक्शन 120 121 के तहत अब किसके फेवर में म्यूटेशन होगा, बी के तहत फेवर में। यानी कि वो ज़मीन जो है वो मालिकाना हक अब किसको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे पार्टी बी को। वो राइट किसको मिलेंगे, अब पार्टी बी को राइट मिलेंगे। देखो जैसे
यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सिविल का कोड का जो फैसला आएगा, सिविल कोड का फैसला इन द फॉर्म ऑफ डिक्री आएगा। डिक्री आने के बाद अगर कोई कोर्ट रिकॉर्ड से मतलब उसका फैसला, अगर पार्टी पहले वाले फैसला, पहले कलेक्टर का फैसला ए के फेवर में था, अब किसके फेवर में हो गया, बी के फेवर में हो गया। ठीक, अब क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, जो म्यूटेशन जो है, उसमें म्यूटेशन के थ्रू एंट्री ठीक की जाएगी, रिकॉर्ड ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्शन के लिए जो कंसर्न कलेक्टर होंगे वो क्या पास करेंगे, म्यूटेशन ऑर्डर पास करेंगे। म्यूटेशन ऑर्डर से क्या होगा, अब वो करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, पहले जो ए के पास था वो अब किसके पास चला जाएगा, जो ए जिस पे दावा कर रहा था अब वो किसका हो गया, बी का हो गया। ठीक, तो अब जो ये म्यूटेशन पास होता है वो ये होता है 121 के तहत। ठीक, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या 121 की म्यूटेशन सेटलमेंट के दौरान एक गांव में एक ही म्यूटेशन होती है 121 की। जो भी चेंजेस हैं, हो सकता है कुछ एरिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ था, यहाँ तो म्यूटेशन जैसे कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे कुछ लैंड जो है सेक्शन 5 में आबादी में कन्वर्ट हुई होगी, शामलात में कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है, आबादी दे अब नई ज़मीन जो आबादी में आ गई या शामलात में आ गई, रोड नाले वगैरह बन गए, तो इनके ऊपर भी क्या होगा, तब भी इनके ऊपर सेक्शन 21 के एक्शन होगा। यानी कि ये चीज़ें भी उस म्यूटेशन में होंगी कि ये वाला एरिया किस में चला गया, आबादी में चला गया, शामलात में चला गया, रोड नाले वगैरह इसमें चला गया। ये चीज़ें भी सेक्शन 121 में होंगी, इनके ऊपर भी एक्शन होगा। तो ये था हमारा जो मेन टॉपिक था, ये सेक्शन 121। तो सेक्शन 121 में जो है मेन होता है कि बंदोबस्त के दौरान, जहाँ कह सकते हो आप सेटलमेंट के दौरान, किसी गांव में जब मिसल की ईद बनती है तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ बताता है। सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसके तहत, सेक्शन 121 के तहत। दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट हो गया, पार्टी ए और बी, जैसे मैंने पहले बोला, तो कलेक्टर ने क्या करना है, सेटलमेंट, उस सेटलमेंट के दौरान समरी डिसीजन देना है, शॉर्ट टर्म डिसीजन देना है। जैसे हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कलेक्टर ने क्या किया, पार्टी ए के फेवर में दिया, तो पार्टी बी, ए हो सकता है कहाँ चली जाए, कोर्ट में चली जाए, बी वाली ए के फेवर में हो तो बी जाएगी, बी कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में जाके हो सकता है उसके फेवर में हो जाए, बी के फेवर में हो जाए, तो फाइनल डिसीजन जो रहेगा वो किसका रहेगा, कोर्ट का माना जाएगा सेक्शन 121 में। जिसके भी फेवर में डिसीजन हुआ वो उसको क्या होगा, म्यूटेशन होगा उसके फेवर में, उस लैंड के ऊपर जो भी उसका डिस्प्यूट था उसके अकॉर्डिंगली म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन जो होगा वो सारे गाँव का एक ही होता है 121 के तहत। सारे जो भी चेंजेस आई हैं, कोई रोड में चली गई ज़मीन, जहाँ उसमें शामलात में चली गई, आबादी में चली गई, वो सारा मिला के जहाँ डिस्प्यूट जो राइज हुए वो सारे सॉर्ट आउट होकर एक ही म्यूटेशन होती है सेक्शन 121 के तहत ड्यूरिंग सेटलमेंट, बंदोबस्त के दौरान। ठीक, पावर्स जो थी 2002 से पहले ये समरी डिसीजन की असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के रुतबा के ऊपर के अफसर, जहाँ फर्स्ट असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के पास थी, और अब 2002 के बाद कलेक्टर के पास है। पहले जो अपील जाती थी, फर्स्ट अपील जाती थी 2002 से पहले, वो तो कलेक्टर के पास जाती थी, फिर उसके बाद अपील किसके पास जाती थी, डिवकाम के पास। अब कलेक्टर के फैसले की बिल सीधी किसके पास जाएगी, डिविजनल कमीशन के पास। तो और इसमें क्या होगा, जो ये होगा फैसला जो मान्य होगा, फाइनल बाइंडिंग जो होगी, फाइनल फैसला किसका माना जाता है, वो कोर्ट का माना जाता है सेक्शन 121 में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टेकी रमन के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे, तो फेसबुक पे टेकी रमन के नाम से, रमना त्रिनर के नाम से पेज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।